In this part of lecture, we shall learn certain steps, rather related steps of analysis of variance. Though this part briefly we have discussed in previous lecture when we were discussing about the process of analysis of variance. कुछ स्टेप्स उसके हैं, कुछ इसमें बढ़ा के टोटल हम लोग शुरू से हाइपोथेसिस बनाने से लेके पर्पस इस पार्ट का ये है कि रिसर्चर हाइपोथेसिस बनाने के बाद से वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का इस्तेमाल करके हाइपोथेसिस को टेस्ट करें, डाटा को एनालाइज करें और कंक्लूजन ड्रा करें, वहाँ तक है। तो इसके जो पहले स्टेप्स, फॉलोइंग स्टेप्स आर involved in the process of analysis of variance from hypothesis formulation to hypothesis testing. वहाँ हम लोगों ने सिर्फ सवाल बनाने की बात की थी, यहाँ हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन के तौर पे, यद्यपि बहुत सारी चीज़ों की चर्चा हम लोगों ने जो वहाँ की है उसको हम लोग बहुत विस्तार से नहीं करेंगे क्योंकि वो रिपीटिशन उतना हमको नहीं करना है, लेकिन स्टेप्स को समझ लेना है। और पर्पस यही है कि आप रिसर्च में हाइपोथेसिस बना के हाइपोथेसिस टेस्ट करना सीख जाएं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की मदद से। सो द फर्स्ट स्टेप इज फ्रेम हाइपोथेसिस। और जनरली इसमें जब टेस्ट करते हैं तो हम लोग जहाँ भी आप देखिएगा नल हाइपोथेसिस का कंसेप्ट है और जो रिजल्ट है वो नल हाइपोथेसिस के एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन के टर्म में है। सो फ्रेम हाइपोथेसिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपने जो फ्रेम किया, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल, नाउ यू हैव टू टेस्ट। या फिर किसी ट्रीटमेंट का इफेक्ट है, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि कैसे उसका इस्तेमाल हम रैंडमाइज्ड ग्रुप डिज़ाइन के माध्यम से उनमें एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। So the first step that we have to undertake is the framing of hypothesis, and most importantly, चूँकि हर जगह इंटरप्रिटेशन में null hypothesis लिखता है, so we are framing a null hypothesis by administering and scoring. Place the raw score into respective groups, जो हमने टेबल बनाने की बात की थी। तो रॉ डाटा को प्रिपेयर करिए और फिर आगे बढ़िए। Place a square of each individual score before, जिसको in front of, मतलब वहाँ before का मतलब आगे, in front of the score। तो आपने पहला काम किया हाइपोथेसिस बनाया, दूसरा काम किया कि जो भी टेस्ट आपको इम्प्लॉय करने थे एडमिनिस्टर किया, एडमिनिस्टर करने के बाद उसकी स्कोरिंग की, स्कोरिंग करने के बाद आपके पास सारा का सारा डाटा आ गया, हर इंडिविजुअल का स्कोर आ गया। फिर उसको आप प्लेस करिए टेबल में और टेबल के ठीक सामने उसके स्क्वायर को लिखिए। तो ये तीसरा स्टेप हो गया, प्लेस ए स्क्वायर ऑफ ईच इंडिविजुअल स्कोर बिफोर और इन फ्रंट ऑफ द स्कोर। चौथा, obtain sum of each scores and sum of squares of scores to put them at the end of the column just below the scores and a square of scores respectively। मतलब यहाँ जो हम लोगों ने जोड़ा था, मीन निकाला था, इंडिविजुअल स्कोर का सम जोड़ा था, सम ऑफ स्क्वायर्स, सारे इंडिविजुअल सम ऑफ स्क्वायर्स का एडिशन किया था, 3 ग्रुप था तो तीनों का किया था, उसकी तरफ इशारा है। तो मीन निकाल लेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द इंडिविजुअल डाटा और फिर सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द सम ऑफ ऑल द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑब्टेन्ड। फिर फोर्थ स्टेप हम लोगों ने कर लिया, ऑब्टेन ग्रैंड सम ऑफ टोटल स्कोर्स एंड स्क्वायर ऑफ देयर ग्रैंड टोटल। वही बात कर रहे थे जो सिग्मा एक्स स्क्वायर और फिर
कैलकुलेशन ऑफ करेक्शन, जैसा कि आपको पता है कि इसका जोड़, ए का जोड़, बी का जोड़, समेशन का सी का जोड़ और फिर उसका टोटल जोड़ करके स्क्वायर करके, मतलब एक्स, इसका जोड़, इस ग्रुप का जोड़, इस ग्रुप का जोड़, ये जो ग्रैंड टोटल जोड़ है इंडिविजुअल स्कोर का, वो ये इंडिविजुअल स्कोर और ये इंडिविजुअल स्कोर, वो सब को जोड़ के उसके स्क्वायर को n1 प्लस n2 प्लस n3, यदि तीन ही ग्रुप है, से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका करेक्शन निकल गया, जिसको हम लोगों ने लिखा था सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n, मतलब टोटल, ये टोटल, ये टोटल, ये टोटल, सबका टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय तीनों ग्रुप। तो ये आपका करेक्शन निकल गया। टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालना हम लोगों ने एसएसटी से उसको रिप्रेजेंट किया था, वो निकलता कैसे है, सिग्मा एक्स स्क्वायर और फिर उसमें से करेक्शन घटा लेते हैं। उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे हम निकालते हैं, और जो स्क्वायर्स के सम हैं, ग्रैंड सम, उसकी मदद से हम उसको निकालते हैं, उसमें से करेक्शन हम माइनस करते हैं। फिर बिटवीन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालते हैं या एमोंग सम ऑफ स्क्वायर्स निकालते हैं, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, हर जोड़ को, जो इंडिविजुअल जोड़ है, इंडिविजुअल स्कोर का जो ग्रैंड टोटल है, उसके स्क्वायर का स्क्वायर करके, उसका जो स्क्वायर है उस स्क्वायर का को स्क्वायर करके पहले वाले ग्रुप से डिवाइड करते हैं, फिर दूसरे ग्रुप का स्क्वायर करते हैं, दूसरे ग्रुप से एन से डिवाइड करते हैं, तीसरे ग्रुप के स्क्वायर के एडिशन को स्क्वायर करते हैं और फिर तीसरे ग्रुप्स की जो संख्या है एन की, उससे डिवाइड करते हैं और करेक्शन निकालते हैं। नौवां स्टेप बहुत आसान है, विदिन ग्रुप जो डिफरेंस होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर और एमोंग सम ऑफ स्क्वायर्स का, तो विदिन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालते हैं। 10वें स्टेप्स में हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं। तो ग्रुप का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसको बड़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। तो k-1 यदि तीन ग्रुप है तो फिर उसके अनुसार बदलेगा, वेयर k इज नंबर ऑफ ग्रुप्स, इसको DF1 भी कहते हैं और ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं, या डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ग्रेटर मीन वैल्यू भी कहते हैं। और फॉर ए स्मॉलर डिग्री ऑफ फ्रीडम इट इज n-k। तो n-k भी हम लोग जाने की टोटल n, यदि 30 है तीन ग्रुप में, 10-10-10-10 और तीन ग्रुप हुए तो उसमें से यदि वहाँ 3 है तो 3 - 1, मतलब k जो हुआ सो 3 ग्रुप हुआ तो 3 में से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम घटा देंगे तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, यदि 2 है तो 2 - 1 हो जाएगा। और इसी तरह से n-k, ये भी हम लोगों ने वहाँ सीखा था। तो 10वां स्टेप में आपका ये हो जाएगा। 11वें स्टेप में हम फाइंड द वैल्यू ऑफ मीन सम ऑफ स्क्वायर्स फॉर बोथ द वेरिएशंस। मीन सम ऑफ स्क्वायर्स कैसे निकलता है, जो एमोंग सम ऑफ स्क्वायर्स है, यदि यहाँ निकाला है तो ये जो k-1 है डिग्री फ्रीडम, उससे उसको डिवाइड करते हैं तो ये निकल जाता है मीन सम ऑफ स्क्वायर्स एमोंग, और फिर मीन सम ऑफ स्क्वायर्स विदिन, मतलब विदिन में n-k का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसे डिवाइड करते हैं। सो SS सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय k-1, it is mean sum of squares, and sum of squares within तो n-k, और फिर mean sum of squares among डिवाइडेड बाय mean sum of squares within। तो ये आपका 12वां स्टेप। 11वां स्टेप में मीन सम ऑफ स्क्वायर्स दोनों निकालते हैं, बिटवीन या अमोंग का या फिर विदिन का, और फिर दोनों बिटवीन मीन सम ऑफ स्क्वायर्स को डिवाइड कर देते हैं विदिन मीन सम ऑफ स्क्वायर्स में, तुम्हारा f निकल जाता है। ऑब्वियस है, जब f निकल जाएगा तो प्रिपेयर समरी टेबल ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वो भी हमने सीखा है। यहाँ वेरिएंस के टाइप, यहाँ अमोंग, फिर बिटवीन, फिर विदिन, फिर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर इसका वैल्यू, फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम को, ये सम ऑफ स्क्वायर्स को डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करके मीन सम ऑफ स्क्वायर्स,
फिर मीन सम ऑफ स्क्वायर्स को, मीन सम ऑफ स्क्वायर्स अमाउंट को मीन सम ऑफ स्क्वायर विदिन से डिवाइड करके एफ का वैल्यू, और जब एफ का वैल्यू हम निकाल लेते हैं चौथे मतलब 13वां में क्या करते हैं 13 स्टेप में समरी ऑफ टेबल ऑफ एनालिसिस ऑफ वेरिएंसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जैसा कि हम लोगों ने वहाँ डिस्कस किया। फिर हम लोग विथ द हेल्प ऑफ द एफ टेबल फाइंड वेदर द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज सिग्निफिकेंट और नॉट, और उसमें हमने आपको दिखाया कि लार्जर मीन के लिए या फिर k-1 के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ रहता है 1 2 3, और हमने ये भी बताया कि अमूमन इसकी संख्या कम होती है, ये 3 होगा 4 होगा, यदि 9 है तो 8 होगा, 3 × 3 फैक्टोरियल डिज़ाइन का इस्तेमाल किया है तो, और ये फिर n-k जैसे 36 है या फिर 9 लगाए 90 है, तो जितने ग्रुप्स हैं 9 ग्रुप है तो 90 - 9 = 81, तो फिर 81 पे देखेंगे। तो ये विद द हेल्प ऑफ द एफ टेबल फाइंड वेदर द वैल्यू, फिर एक्सेप्ट और रिजेक्ट, मतलब टेबल वैल्यू से हमारा मान उसके बराबर या उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया जबकि हमने नल हाइपोथेसिस में बनाया था कि नहीं आएगा, और यदि हमारा वैल्यू कम है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया क्योंकि हमको भी डिफरेंस नहीं आया। सो विद द हेल्प ऑफ द एफ टेबल फाइंड वेदर द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज सिग्निफिकेंट और नॉट। ये 14वां स्टेप आपने कर लिया। अब 15वां स्टेप में एक्सेप्ट और रिजेक्ट आपने हाइपोथेसिस को किया, द वैल्यू प्रोवाइड्स बेस टू जज द हाइपोथेसिस फॉर फर्दर एक्शन। मान लीजिए हाइपोथेसिस आपका जो बनाया था नल हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट हो गया, तब तो फिर आगे बात ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंस है ये नहीं है तो आगे क्या करेंगे। यदि डिफरेंस नहीं है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि डिफरेंस आया तो क्या होगा, इफ एफ वैल्यू इज इनसिग्निफिकेंट इट्स ऑल ओवर। अब ये ध्यान से सुनिए क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन का मामला है और ये रिसर्च इम्प्लीकेशन का मामला है, सवाल के लिए जरूरी नहीं है। इफ f value is insignificant, it's all over, मतलब no need to further conclude anything, no need to move further, interpret the result as obtained, लिख दीजिए there is no significant difference। if f value is significant for more than 2 means use, मतलब 2 ग्रुप है तो मैंने पहले ही कहा, जैसे यहाँ 3 ग्रुप हमने लिया एग्जाम्पल में, जैसे और भी लिया था कि 3 ग्रुप ABC बनाया था, वैसा यदि कंडीशन है तो पोस्ट हॉक लगाने के लिए कह रहा है। लेकिन यदि 2 ही ग्रुप है तो एक तो 2 ग्रुप के लिए जरूरी ही नहीं है एफ लगाना, यदि हमने लगा भी दिया है तो फिर फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि 2 से अधिक ग्रुप है, ये सब चीज़ टेक्निकल है, यू मस्ट नो। सो इफ एफ वैल्यू इज सिग्निफिकेंट फॉर मोर देन 2 मीन्स use post hoc comparison and further calculate t values against each pair of means, finding the value of t, compare the group and interpret the result। तो अब 2 है 3 है 4 है 5 है, मान लीजिए आपने शुरू में जो 28 ग्रुप लिया, अब वो सब 28 ग्रुप में आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ गया है तो आप सबका टी निकालिए और सब टी का अलग अलग इंटरप्रिटेशन करिए टेबल बना के, एफ का काम उतना ही है। तो मतलब पोस्ट हॉक कंपैरिजन की ज़रूरत हमको तभी होती है जब f का वैल्यू सिग्निफिकेंट हो। वंस द वैल्यू ऑफ f इज इनसिग्निफिकेंट इट्स ऑल ओवर। और फिर फर्दर उसका आप हाइपोथेसिस के आधार पे टी टेस्ट लगा के पोस्ट हॉक कंपैरिजन के बाद आप रिजल्ट निकालिए और फिर एनालिसिस फर्दर करिए और हाइपोथेसिस के आलोक में उसका जवाब दीजिए इन द फॉर्म ऑफ conclusions, that is general conclusions। so this is all about, कुछ और स्टेप्स आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमको लगता है जो जितने संभव स्टेप्स थे हमने इसको किया है। किताबों में कुछ स्टेप्स किसी किताब में यदि दिया भी हो तो कम अधिक हो सकते हैं, लेकिन हमको लगा कि एज ए रिसर्चर हमने जो रिसर्च का अपना हमारा अनुभव जो है उसको लेके हमने कहा कि नहीं, हाइपोथेसिस बना से हाइपोथेसिस टेस्टिंग तक इतने स्टेप्स हमने आपको बताए, 16 स्टेप। पहला
फ्रेमिंग हाइपोथेसिस। दूसरा, एडमिनिस्टर करिए, स्कोर कीजिए, रॉ डाटा ले लीजिए। तीसरा, उसको प्लेस करिए। चौथा, रॉ स्कोर और स्क्वायर स्कोर के बाद जो टेबल बनाए हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यू बताए गए हैं एक पार्ट ऑफ लेक्चर में उसको ऑब्टेन कर लीजिए और तब आप ग्रैंड टोटल निकालिए सबका। इसके बाद फिर करेक्शन निकालिए, फिर सम ऑफ स्क्वायर्स, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स निकालिए, एमोंग सम ऑफ स्क्वायर्स निकालिए, विद इन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालिए, दोनों ग्रुप का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालिए, फिर मीन सम ऑफ स्क्वायर्स निकालिए दोनों का, बिटवीन का, विद इन का, दोनों के रेशियो से एफ निकालिए। एफ के बाद टेबल प्रिपेयर करिए, फिर टेबल मतलब समरी टेबल, और उसके बाद फिर जो टी वैल्यू का टेबल, सॉरी एफ वैल्यू का टेबल है उससे मिलान करके देखिए कि आपका वैल्यू सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, और उसी से आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट या रिजेक्ट होगा वो वाला। लेकिन यदि आपका वैल्यू इनसिग्निफिकेंट आ गया है, इसका मतलब ही है कि सारी बात खत्म हो चुकी है। जब सिग्निफिकेंट आया है इसका मतलब है कि डिफरेंसेज है, लेकिन कितने में है, कहाँ है, ये पता नहीं है, तो पोस्ट हॉक कंपैरिजन की आपको ज़रूरत होती है और फिर आप फर्दर मूव करते हैं। तो ये आपके 16 स्टेप्स हो गए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। होपफुली you will employ F analysis of variance, and most importantly for me, if you understand these steps you will be able to understand the two-way analysis of variance, which is more complex in comparison to this, though I have tried my best to make it easy। इस पर हमने बहुत सारा सोचा कैसे किया जा सकता है जो ईजी से ईजी आपको प्रेजेंट किया जा सके, तो कोशिश की गई है। लेकिन आप उसका रिसर्च में इम्प्लीकेशन कैसे होगा इस पर भी काम करें। सिर्फ परीक्षा के लिए, एमएड की परीक्षा के लिए ही एफ टेस्ट 10 वाला या 5 वाला सवाल बनाने की कोशिश नहीं करें, वो तो हो ही जाएगा, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट ऑफ द लेक्चर। थैंक यू।